अभी जो जनरल साहब फरमा रहे हैं कि वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तुर्की भी वो जाएंगे और ये बड़ा अहम इसको दौरे का समझा जा रहा है। और इस वक्त ये दौरा जब ये टॉक्स हुई और टॉक्स का पहला दौर हम तो कहते हैं कि नाकाम नहीं हुआ, लेकिन आगे चलने का जो है इम्कान है। और इस वक्त जो है ये दौरा जो है बड़ा अहम है और पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर जो J-17 थंडर जो है उसका भी एक दस्ता पहुँचाया गया, वहाँ पर फौजी भी वहाँ पर मौजूद हैं। और मजीद जो है वो खबर आ रही है कि फौजी हमारे जाएंगे। और तुर्की में वज़ीर आज़म का जाना इस वक्त जब तुर्की ने बाकायदा तौर पर ये धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो इजराइल पर हमला कर देंगे। सर, हमारी बात जो हो रही थी समुद्री नाकाबंदी की, इस वक्त 7 बज चुके हैं। 7 बजे के पाकिस्तानी टाइम पर नाकाबंदी का ऐलान किया गया है कि नाकाबंदी करेंगे। अभी जनरल साहब ये कह रहे थे कि चीन जो है वो बराह रास्त नहीं आएगा, लेकिन अगर चीन का जहाज रोका गया, क्योंकि चीन वहां से तेल लेता है, वहां से तेल जो है वो खरीदता है, अगर उनका जहाज रोका गया तो चीन का क्या रद्द अमल होगा? क्या वो मुज़ाकरात करेगा या वो एक्शन करेगा? दूसरा, जो ईरानी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, जो कायद साहब अभी कह रहे थे कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, साइबर टेक्नोलॉजी, कि वो अमरीकी जहाज़ों को गुमराह कर सकते हैं, किसी ऐसी सतह पर, ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं जो कि बड़ी ही खतरनाक हो सकती है। और जो हम ईरानी हथियारों की बात कर रहे थे, उस पर भी फरमाइएगा कि अगर समुद्री जंग होती है तो ईरान किस तरह जो है वो अमरीकी जो जहाज़ हैं उनका मुकाबला करेगा। जी मियाँ साहब, आपके सवाल को मैं 2 हिस्सों में कर लूँ। चाइना को देख लेते हैं, फिर ईरान की टेक्नोलॉजीज़ को। देखिए, चाइना की पॉलिसी कभी भी डायरेक्ट इंटरवेंशन की नहीं रही, ख़ास तौर पे मिलिटरीली। लेकिन ये जो हिट इस ब्लॉकेट से आएगी वो डायरेक्टली चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जिसमें मलाका आ जाता है, अम्बतोता है, गवादर है, हुरमज़ है, जबोती है, जिसे मंदब हम कहते हैं, ये पूरी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जहाँ से ऑयल का रूट गुजरता है। ख़ास तौर पर चाइना के शिपिंग रूट्स हैं ये, और इनमें से किसी एक का भी ब्लॉकेज जो है वो इम्पैक्ट करता है। इसी की वजह से तो चाइना BRI में और CPEC है। CPEC की इंपॉर्टेंस ही यही है कि वो मलाका को बाईपास करता है, और मलाका जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ पे इस वक्त अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरह हुरमज़ भी उसी तरह वाइटल, सब ने शुरू में बात की कि 50 to 60% ऑयल वहाँ से जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ चाइना डिप्लोमेटिकली आएगा, डायरेक्ट इंटरवेंशन मिलिटरीली एज पर जो हिस्टोरिकली चाइना उस तरह नहीं करता, हमेशा वो डिफेंसिव में रहा है, कभी इस तरह ऑफेंस नहीं करेगा। जहाँ तक बात है ईरान की कैपेबिलिटीज़ की, टेक्नोलॉजी का, देखिए ईरान ने, कई साहब भी इस पे बात करना चाह रहे थे, जिसको हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं ना, इसके 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, दूसरा होता है साइबर अटैक, और तीसरा आता है साइकोलॉजिकल अटैक। साइकोलॉजिकल में ये मीडिया और हम सब डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। ये ईरान इससे बढ़कर आगे जा रहा है। उसने क्लासिकल 5th जनरेशन वॉरफेयर की है, जिसमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स, मिसाइल्स को इफेक्टिवली यूज़ किया है। साइबर ईरान का बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा कि एक US का एक ड्रोन उन्होंने साइबर के थ्रू लैंड कराया था, और उसके बाद उसको रिवर्स भी किया, सेंटिनल ड्रोन उसका नाम था। तो उनकी साइबर की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। साइकोलॉजिकल और या मीडिया वॉरफेयर में डेफिनेटली इस वक्त अमेरिका का एज है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक मीडिया है। लेकिन उससे बढ़कर जो चौथी चीज़ ईरान ने की, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बुक्स में भी नहीं आती, वो है इकोनॉमिकल वॉरफेयर। और उसने स्ट्रेट ऑफ हुरमज़ को यूज़ किया एज ए इकोनॉमिकल ब्लॉकेट फॉर द वर्ल्ड, और इस वॉर को वो एक ग्लोबल वॉर में ले गया थ्रू रीजनल अटैक्स। उससे क्या हुआ कि ये जंग हर घर में पहुंच गई। आज यहाँ भी पेट्रोल महंगा हुआ तो हमारे घर भी पहुंच गई ये जंग। हर बंदा इससे इम्पैक्ट हुआ, और जब ये इम्पैक्ट होना शुरू हुआ तो फिर एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ USA और इसराइल के ऊपर। अदरवाइज तो देखिए, गाज़ा था, गाज़ा के ऊपर अटैक्स हुए क्योंकि किसी और की लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इस वजह से लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा, गाज़ा का बुरा हाल हो गया, आज वो तबाह हो चुका है। इस जंग को जो ईरान ने इसका चौथी डायमेंशन यूज़ की ना, इकोनॉमी की, उसने सही मायनों में हिट किया, या ऑयल कह लें आप इसको। इस पर बहुत अच्छी बल्कि एक बुक है ओलियोपोली के नाम से, ऑयल मोनोपोली को कंबाइन करके ओलियोपोली, राइज ऑफ द पुटिन। उन्होंने उसमें लिखा है कि ऑयल को रशिया कैसे यूज़ करता है एज ए वेपन। मैं समझता हूँ एग्जैक्टली ईरान ने वही किया है, ऑयल को एज ए वेपन यूज़ किया, एंड दैट इज़ अ सक्सेसफुल वेपन। और आप अगर देखें JCPOA में और आज की जो नेगोशिएशन में फ़र्क क्या है, JCPOA टोटली न्यूक्लियर था कि इतने परसेंट आप 3.67% करेंगे, IAEA इंस्पेक्शन करेगा, सैंक्शंस अपलिफ्ट कर लेंगे, कहीं हुरमज़ नहीं था। आज का मेन जो टॉपिक चल रहा है, अगर मैं JCPOA++ कहूँ ना, तो प्लस जो है वो हुरमज़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरान के वो पास वेपन्स हैं, वो टूल्स हैं,
जिनको जॉइंटली बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहा है। और आज आपने देखा होगा एक उनका बयान भी है स्पीकर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक इस वक्त नंबर ऑफ वेपन्स हमारे पास अभी अवेलेबल है, मिसाइल्स और ड्रोन। जी जी सब अब देखते हैं कि जो नाकाबंदी होती है उसमें ईरान जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी जो नाकाबंदी की हमारी बात हो रही थी, और अगर समुद्री नाकाबंदी अमेरिका करता है तो इस खित्ते में दो स्पॉइलर भी हैं, एक इंडिया है, दूसरा इजराइल है। इजराइल को अगर शरारत करता है, क्योंकि पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को कोई नुकसान पहुंचा या खतरा हुआ तो वो खलीज की बंदरगाहों को उड़ाएगा। अगर ये सारा कुछ खतरा जो बनता है वो अमेरिका की जानिब से नहीं बनता, इजराइल की जानिब से कुछ शरारत होती है, उसको कैसे निपटा जाएगा? हमारी वहां पर फौज जो हैं वो पहुंच चुकी हैं वहां पर जो सऊदी अरब में। क्या अगर सऊदी अरब पर इजराइल की जानिब से कोई शरारत होती है तो फिर हम उसका जवाब देंगे? तुर्की जो है वो कह चुका है कि इजराइल पर हम हमला करेंगे, तो उसका क्या सूरत हाल बनेगी अगर वो हमला कर देते हैं और जो इजराइल की जानिब से कोई शरारत होती है तो वो क्या सूरत हाल बनेगी? और दूसरा, ये इंडियन मीडिया खबर दे रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को J-35 जो है वो लेकर देगा चीन से। क्या ये ऐसी जो खबर दुरुस्त हो सकती है कि सऊदी अरब जो है वो खुद लेकर देगा, उसके पैसे से हम लेंगे, हम तो खुद ले सकते हैं? सर, इस हवाले से जो भारत है वहां से भी जो है वो कोई ना कोई शरारत हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसी शरारत होती है तो पूरा खित्ता दोबारा जंग में चला जाएगा? मियां साहब, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है ये एक नहीं बहुत सारे सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं जवाब दे पाऊँ मुख्तसर टाइम में। सबसे पहले तो इसराइल की बात करते हैं जी। इसराइल का पहले भी एक रोल रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में, और उन्होंने बहुत सारा जो 40-42 दिनों की जंग थी उसमें बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए सऊदी लीडरशिप को कि उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजिक विजन का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, और फिर ईरान ने भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मानी तो उन्होंने डायरेक्ट सऊदी अरेबिया पे कोई हमला नहीं किया। अभी आते हैं जो ये नाकाबंदी की बात आप कर रहे थे। नाकाबंदी की जैसे पहले बात कर रहे थे हम लोग कि अभी मैं मीडिया पे भी देख रहा था, और अभी जैसे पहले बात कर रहे थे हम कि नाकाबंदी पॉसिबिलिटी तो है कि अगर वो करना चाहते हैं तो वो करेंगे, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, बहरी कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, तो उसका नुकसान सभी ममालिक को होगा। और ये आबना हुर्मज़ के अंदर अगर जंग लग जाती है और कोई डिस्ट्रक्शंस होती हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा अरसे के लिए बंद हो जाए, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक कैटास्ट्रॉफी होगी। अभी आते हैं सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के तैयारे उधर हैं, लोग उधर हैं, और जो आप कह रहे हैं J-35। जहाँ तक ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया के साथ जी, हमारा बहुत ही पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है और आज की बात नहीं है। पाकिस्तान ने 20 साल पहले उनको ये इश्योर करवाया हुआ है कि हरमैन शरीफैन पे अगर कोई खुदा न ख्वास्ता हमला होता है तो हम पहुँचेंगे। तो हरमैन शरीफैन का मतलब सिर्फ मक्का और मदीना नहीं है। हरमैन शरीफैन का मतलब यही है कि सऊदी अरेबिया की जो सॉवरेनिटी है वो हमारे लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी सऊदी अरेबिया के लिए है। जहाँ तक हमारा जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है उसके अंदर हम ओब्लाइज्ड हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर डायरेक्ट कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो पाकिस्तान उनकी सपोर्ट में खड़ा होगा। जहाँ तक J-35 की परचेज़ का ताल्लुक है, मैंने इसके बारे में जो कोई ज़्यादा कन्फर्म्ड खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है कि जब दो ममालिक दफ़ाई मुआहदे में हैं तो एक दूसरे की किसी न किसी तरीके से वो हेल्प करेंगे, मे बी परचेजेस जॉइंट भी हो। लेकिन जैसे काजी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान जो है इसके अलावा भी पहले से ही J-35 की परचेज़ जो है उसके लिए राब्ते में है, और चाइना ने भी पाकिस्तान को एश्योर करवाया हुआ है कि वो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी और वो जहाज़ दे देंगे। जहाँ तक एक और मैं चाहूँगा कि वक्त कम है, कोई दोनों साहब से बारी बारी। रज़ा साहब, एक तो ये कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि कतर भी हमारे साथ और दीगर कोई जो GCC की UAE जो है वो भी हमारे, UAE तो खैर इट्स लिटिल बिट एम्बिशियस असर्शन, तो वो भी हमारे साथ कोई मुआहदा करना चाहते हैं या ये इंडिया की प्रोपेगेंडा है? देखिए, इस सारे खेल में ना दो स्पॉयलर्स हैं, एक इजराइल है, एक इंडिया, और ये सारी वो एफर्ट्स हैं जो स्पॉइल करने के लिए। ये जो इस्लामाबाद टॉक्स है ये एक बिग सक्सेस है।
मतलब मेरा तो इंस्टीट्यूशनलिज्म पे से बिलीव ही उठ गया था, लेकिन इन टॉक्स के बाद मुझे लगा कि अभी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोसेस है, बैकडोर डिप्लोमेसी है जो काम करती है टू स्टॉप द वॉर ऑफ द स्टेट। लेकिन इन टॉक्स को स्पॉइल करने के लिए इंडिया का मीडिया, और ये जिस तरह कि आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कतर मेड अ स्पेक्टिकल ऑफ देमसेल्व्स, वो खुद ही खराब हुए, हम खुद ही एम्बैरेस्ड। इंडिया इसमें बहुत आइसोलेट हो गया। आप देखें इट्स सच अ बिग कंट्री, लेकिन इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है, किसी भी जगह पर उसकी इवन मुशावरत भी नहीं है। तो ये सारी फेक न्यूज़ है, नथिंग। तो ये जलसा में आपसे भी यही सवाल आपकी तरफ लेके आता हूं, रजा भाई से मैं बात कि क्या जाहिर है अब तो लोग, अब तो बड़े सरमाएदार कहते हैं भाई हम वहां करेंगे इन्वेस्टमेंट जहां कोई एटम बॉम्ब होगा। द काइंड ऑफ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अमेरिका एंड द वेस्ट हैज क्रिएटेड, कि उसके बाद तो आप समझते हैं कि इट इज क्वाइट नेचुरल कि इफ दे लुक अप टू अस फॉर सम अदर कंट्रीज की जो वो आए हमारे साथ इसमें। जी, सबसे बड़ी रियलाइजेशन तो मिडल ईस्ट में ये हुई है जी कि आप अपनी सिक्योरिटी जो है किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, ठेके पे नहीं दे सकते। और उन्होंने देख भी लिया कि बावजूद इसके कि उन्होंने 40 साल 50 साल जो है यूएस को अपीज़ किया, उनके अम्ब्रेला के नीचे वक्त गुजारा, जो पेट्रो डॉलर में उनको हेल्प किया, इन्वेस्टमेंट्स की उनकी बेसिस हैं, तो वो उनको हेल्प नहीं कर सकी। ज़ाहिर है ये रियलाइजेशन ज़रूर है। मेरा ख्याल है आगे फ्यूचर में ये होगा कि वो सब कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी मिलिट्रीज़ को भी डेवलप करेंगी, और इसी तरह जो ख़ित्ते के बाकी जो मजबूत ममालिक हैं उनके साथ वो मुख्तलिफ तरह के किसी में फॉर्मल किसी में इनफॉर्मल तरीके से वो ज़रूर हेल्प लेंगी, मुआहदे करेंगी, ताकि वो कंट्रीज़ जो हैं स्ट्रॉन्ग हो और उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन अमेरिकन। मेरे ख्याल में ईरान ने भी जितना डेमोन्स्ट्रेट किया है इंटरनली हमने देखा। जनरल साहब बहुत शुक्रिया।